तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की हमें पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट दो ही तरह की होती है, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें एनर्जी, जो उस ऑब्जेक्ट में स्पीड है, उस स्पीड की वजह से जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है, और ये एक ख़ास तरह की एनर्जी है और एक ख़ास सिचुएशन में ही दिखाई देती है। वो ख़ास सिचुएशन क्या है कि जब हम, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम किसी सिस्टम में या किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इजी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जो बनावट है या डिज़ाइन है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सही वर्ड जो है वो क्या है, वो है कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं, तो जब वो चेंज किया जाता है तो उस सिस्टम में कुछ ऐसे फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं जो उस चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम, देन व्हाट हैपेंस, इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड। उस सिस्टम में उस चेंज को अपोज करने के लिए इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड, ठीक है। और जब इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, चेंज को अपोज कर रहे हैं, बट हमें चेंज करना ही है, तो ऑब्वियसली इन फोर्सेस के अगेंस्ट हमें अपने फोर्सेस लगाने पड़ेंगे और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो एनर्जी खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च क्यों करेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज को वो सिस्टम अपोज करता है क्योंकि उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, फिर भी हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करेंगे तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वही एनर्जी उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना था, इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज़ टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क हैज़ टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम लोग, हम फॉर एग्जांपल हम हो सकते हैं, किसी एग्जांपल में कुछ और भी चीज़ हो सकती है। अब इस बात का एक इजी एग्जांपल दिखा देते हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से। मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ये एक स्प्रिंग और ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, मान लो कि L। अगर हम इस स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाना चाहें, इसका लेंथ हम बढ़ाकर इतना करना चाहें x, इसमें हम चेंज इन लेंथ करें, तो स्प्रिंग की लेंथ अगर बढ़ाओगे तो अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस में भी तुमने कभी न कभी स्प्रिंग को देखा ही होगा, स्प्रिंग को हाथ में लिया ही होगा। तो स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे यानी चेंज इन लेंथ करेंगे, तो स्प्रिंग में इंटरनल फोर्स यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, kx इतना फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया हमने, इसीलिए हम -kx नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग में जो डेवलप होने वाला फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स के यानी जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो अप्लाइड फोर्स इधर है और ये स्प्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो ये वाली, यही वाली चीज़ हो रही जो हमने भी डिस्कस की थी, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एक स्प्रिंग था, उसकी लेंथ L थी, हम चेंज क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ को x इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया। इंटरनल फोर्स डेवलप होने की वजह से क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इंटरनल फोर्स के अपोजिट में है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम चेंज करना चाहते हैं और ये फोर्स उस चेंज को अपोज कर रहा है। तो ये जो वर्क करना पड़ा, यही वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ये इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। स्प्रिंग खींचा हुआ रहेगा तो उसमें एनर्जी है, और जैसे ही छोड़ देंगे वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है वो अभी डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग वाला। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे तो भी यही चीज़ होगी, क्योंकि स्प्रिंग की खास बात क्या होती है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो फिर से वही बात हो गई, कंप्रेस किया मतलब तुमने लेंथ में चेंज किया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन किया। तो जब भी तुम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इंटरनल फोर्सेस अगर हैं
कुछ केसेस में इंटरनल फोर्सेस नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इंटरनल फोर्सेस अगर हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट, तो फिर वर्क करना होगा। वही वर्क जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसी एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्प्रिंग को खींचो या कंप्रेस करो, दोनों में ये काम होगा। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जिनमें हम कोई चेंज करें और उस चेंज को कोई फोर्स अपोज कर रहा हो, तो हमें वर्क करना पड़ेगा और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग नहीं तो रबर बैंड, रबर बैंड से अपने दोस्त को चोट मारना, ये बचपन में बड़ा अच्छा खेल होता है, मज़ा आता है। ऐसे रबर को खींचा और बॉडी के पास ले जाके ऐसे छोड़ दिया तो उसके स्किन में चट से लगता है, बड़ा मज़ा आता है। थप्पड़ भी मार सकता है दोस्त अगर उसको गुस्सा आ गया तो। खैर, तो अगर हम रबर बैंड को ऐसे खींचें तो खींचने से क्या हुआ, रबर बैंड की लेंथ को हमने चेंज किया, लेंथ को चेंज किया मतलब कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसका डिज़ाइन चेंज किया, तो उसमें वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए थे, इलास्टिक फोर्सेस, तो हमें वर्क करना पड़ा। वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जो तुमने ऐसे खींच के छोड़ा और दोस्त को चोट लगी, वो इसीलिए तो लगी क्योंकि खींचे हुए रबर में एनर्जी स्टोर हो गई थी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर उठाएं, चलो ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, कोई सपोज़ ये ले लिया हमने पेपर वेट, ये पेपर वेट है, ठीक है। इस पेपर वेट को या किसी पत्थर को हम नीचे से ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर लग रहा है, ठीक है, वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, बट हम उस फोर्स के अगेंस्ट इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठाने से क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। समझ में आई बात। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, धनुष, तीर, कमान। धनुष में भी क्या होता है, जब हम खींचते हैं, ऐसे एरो को रखते हैं और खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है, धनुष का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। उसमें कुछ इंटरनल फोर्सेज हैं जो उसके डिज़ाइन को मेंटेन रखना चाहते हैं, बट हम उन फोर्सेज के अगेंस्ट उसको खींच रहे हैं। खींचने में हमें वर्क करना पड़ा, वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया धनुष में, ठीक है। और वो क्या होता है, पत्थर रख के चिड़िया मारते हैं, गुलेल, हिंदी उसको गुलेल बोलते हैं, कैटापुल्ट, हाँ कैटापुल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें भी वही होता है, पत्थर को रखा और खींचा, तो उसमें भी सेम चीज़ है। मतलब ऐसे जो भी एग्जाम्पल हों, अभी जब 12th क्लास में आ जाओगे तो और भी एग्जाम्पल्स पढ़ने मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसके बारे में तुम्हें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट ये बात यूनिवर्सल है, ये सब जगह एप्लीकेबल है कि कोई भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुमने चेंज किया और वहाँ इंटरनल फोर्सेस उस चेंज को अपोज करने लगेंगे और उन फोर्सेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसको एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी में कहा एनर्जी ड्यू टू मोशन इस काइनेटिक एनर्जी, वैसे यहाँ बोलेंगे एनर्जी ड्यू टू स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, और एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देख ही सकते हो, स्प्रिंग ऐसे ही रखा हो अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पत्थर ज़मीन पर रखा हुआ है, क्या उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसका वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वो रिलैक्स्ड कंडीशन में है। रबर बैंड को तुमने खींचा नहीं, तो क्या उसमें एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो एनर्जी कब आएगी? जब उस सिस्टम में तुम कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, यानी उसका कोई चेंज कर दोगे उसमें, तब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पिछले क्लास में भी कहा था। पोटेंशियल एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि पूरा यूनिवर्स ही पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी, जिन भी ऑब्जेक्ट्स में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल वालों की तरह कहीं ना कहीं बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी से ही आ रही है। जिन सिस्टम्स में काइनेटिक एनर्जी दिख रही है वो भी पोटेंशियल एनर्जी से ही आ रही है। जैसे गुलेल में पत्थर रख के खींचा और फिर छोड़ दिया, तो थी तो पोटेंशियल एनर्जी ही, जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जब पत्थर वहाँ से आगे छूटा। तीर कमान में भी वही हुआ, तुमने धनुष पे तीर रखा, पोटेंशियल एनर्जी ही तो थी, जब छोड़ा तो वो तीर गया स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी तो उसमें बाद में आई। स्प्रिंग में भी ऐसे खींच लिया
और यहाँ जैसे ही छोड़ा तो स्प्रिंग का ये वाला एंड कुछ स्पीड से इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ही तो थी, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, ये बात है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अगर हमने खींचा है तो ये वापस क्यों जा रहा है, इसको, या हमने पत्थर को ऊपर उठाया और छोड़ दिया तो वापस क्यों जा रहा है। इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो फोर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फोर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो ये है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इन्होंने इस चेंज को अपोज किया था, तो यही इंटरनल फोर्सेस चाहते हैं कि सिस्टम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, यानी कि नॉर्मल कन्फिग्रेशन में आ जाए, रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाए। ये फोर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एक्चुअली यहाँ पर फोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना एनर्जी वाला सिग्निफिकेंट है। तो इसमें वो एक स्टेटमेंट है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है एनर्जी के बारे में। वो स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उस सिस्टम की एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम एनर्जी होगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एवरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तुम्हें हमेशा याद रखना है। एवरी सिस्टम टेंड्स, यानी कोशिश करता है, हो या ना हो अलग बात है, कोशिश ज़रूर करता है। एवरी सिस्टम टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी। हर सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, सबको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। एवरी सिस्टम टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग, ये हम इतना टाइम इस स्टेटमेंट को लिखने में दे रहे हैं, उसी से समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है। बाय मिनिमाइजिंग इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है कोई भी सिस्टम। ठीक, तो टोटल एनर्जी जो हमने लिखा है वो अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है, और अगर उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड है तो टोटल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पर बहुत सारी साइंस के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, एवरी सिस्टम टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम हो। इवन नेगेटिव भी कर लेते हैं, कुछ सिस्टम अपनी एनर्जी को घटाकर नेगेटिव भी कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अगर तुम्हें केमिस्ट्री का ये याद हो कॉन्सेप्ट, अगर तुमने पढ़ लिया है बोर्स थ्योरी, तो उसमें स्टेबल ऑर्बिट्स जो होते हैं, बोर्स स्टेबल ऑर्बिट्स, या जिनको परमिटेड ऑर्बिट्स या अलाउड ऑर्बिट्स बोलते हो, वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी अगर याद हो तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है। अगर तुमने याद किया हो बोर्स थ्योरी में -13.6/n², n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा वाला पॉसिबल ऑर्बिट है, n = 1 2 3 ऐसा होते हैं। तो देखो यहाँ पर, खैर वो कितनी एनर्जी है वो बाद में इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो जाएगी, बट यहाँ पर ये देखो नेगेटिव है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए ये वाला ऑर्बिट स्टेबल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम, टोटल एनर्जी को कम से कम करना चाहता है सिस्टम, जिससे कि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। अब पोटेंशियल एनर्जी से ये बात इसलिए रिलेटेड हो जाती है, जैसे स्प्रिंग को हमने खींच के रखा है, तो खींच के रखा है यानी पकड़ा हुआ है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, जो भी एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही है। जब हम छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, तो क्या होगा? जब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा 0। तो जब चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 0 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाने से वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि जब यहाँ चल के जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से वो स्प्रिंग स्टेबल नहीं हो पाता है। देखो, अगर तुम बात समझे नहीं हो तो हम इसको फिर से बता देते हैं। मान लो ये हमारा स्प्रिंग था, ये इसकी नॉर्मल लेंथ थी, अब हमने इसको खींच दिया था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉर्मल लेंथ है ये स्प्रिंग का L। यहाँ पे हमारा एक मास बॉडी हमने मान लो इसमें अटैच कर दिया, खींच दिया यहाँ तक, x इसकी लेंथ में चेंज कर दिया। ठीक है,
तो इस पोजीशन में हमने इसको पकड़ के रखा है मतलब नो मोशन यानी नो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है यहाँ पर। जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वापस आएगा, क्योंकि इसे स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी कब होगी, जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ में आएगा। तो ये मास बॉडी यहाँ पहुँच गया तो हमें लगेगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि अब चेंज इन लेंथ है नहीं। लेकिन ये स्टेबल हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, भले ही पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई हो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई बट टोटल एनर्जी ज़ीरो नहीं हुई। टोटल एनर्जी ज़ीरो नहीं होने की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाता है और फिर यहाँ पर रुक नहीं पाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, आगे जाने से फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होने से फिर से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, फिर अनस्टेबल हो जाता है, फिर वापस आकर स्टेबल होना चाहता है, लेकिन वापस आता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो फिर से एनर्जी उसकी मिनिमम नहीं हो पाती, ज़ीरो नहीं हो पाती है, इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं आती और स्प्रिंग बार बार अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश में लगा रहता है। अभी लिखा था ना स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। सिस्टम टेंड्स टू गेन इन स्टेबिलिटी। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो दूसरे कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करता है हर सिस्टम अपनी एनर्जी को कम से कम करने के लिए। ठीक है, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो स्प्रिंग के केस में हम देख रहे हैं एनर्जी कम हो ही नहीं रही है, पोटेंशियल से काइनेटिक हो जा रही, काइनेटिक से पोटेंशियल हो जा रही, इसीलिए स्टेबल नहीं हो पाता है, मोशन में रहता है, अपने रिलैक्स कंडीशन में नहीं पहुंचता है। हाँ, लेकिन अगर दूसरा वाला एग्जांपल है उसको हम देखें, सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस, और यहाँ से हम एक मास बॉडी को अगर ऊपर उठाते हैं, यहाँ तक हमने उठाया इसे, ठीक है, तो मान लो h हाइट ऊपर उठाया, तो तुमने पढ़ाई है 9 क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाती है कितनी, mgh, इतनी एनर्जी हो जाती है। जितनी हाइट ऊपर उठाते जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। ये कैसे होता है कि क्यों इतना आता है ये हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि मास बॉडी जो है उसकी एनर्जी mgh है h हाइट पर। अब यहाँ हमने इसको पकड़ के रखा है मतलब अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है मैक्सिमम। लेकिन हम जैसे ही इसको रिलीज़ कर देते हैं तो ये नीचे आने लगता है। तो नीचे आने लगता है, उसमें दो बातें बोल सकते हो कि नीचे क्यों आता है। एक तो वही फोर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, 9 क्लास में पढ़ चुके हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, इसलिए ये नीचे आ जाता है, ऐसा बोल सकते हो। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि क्योंकि ये यहाँ पर है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये नीचे आना शुरू कर देगा। अगर स्टेबल होता तो ये अपनी पोजीशन में रुका रहता, ठीक है। तो जैसे ही हमने छोड़ा ये नीचे आना शुरू कर दिया, क्यों, बिकॉज इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा। एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेगा, ये जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठाया था, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, उस एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए नीचे आ जाता है, ठीक है। नीचे आने से अब स्पीड तो इसकी बढ़ गई है, स्पीड तो बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। लेकिन फिर ये यहाँ आकर कोलिजन हो जाता है, कोलिजन होकर के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो आई थी इसमें मैक्सिमम हो गई थी, वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पत्थर गिरता है ज़मीन पे तो साउंड आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जब गिरेगा तो यहाँ पर जो इधर उधर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली ये यहाँ गिर करके रुक जाता है, ठीक है। तो गिर कर रुक जाने का मतलब क्या है कि अब टोटल एनर्जी इसकी हो गई ज़ीरो। समझ में आई बात, टोटल एनर्जी ज़ीरो होने से अभी स्टेबल हो गया, अभी चुपचाप यहाँ पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम और डिस्कस करें और लॉजिक लगाएं तो और भी बहुत सी बातें निकल के आ सकती हैं। जैसे कि जब जस्ट टकराने ही वाला था उस समय टोटल एनर्जी ज़ीरो नहीं थी, उस समय एनर्जी मैक्सिमम थी। और कोई ये भी बोल सकता है कि ये मास बॉडी जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन हो रहे होंगे, उससे भी एनर्जी होती है, बट वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में हम काउंट नहीं करेंगे, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, उसके अंदर है, ठीक है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम एज ए होल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट सिस्टम की, कि पूरे सिस्टम को ऊपर उठाया है। अगर
इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो कि हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। गैस के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे। मान लो ये मास बॉडी नहीं था, बल्कि एक हमारे पास जार था, एक जार था ऐसे, और इसमें गैस भर गई, गैस भरी हुई थी इसमें, ये गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में रहते हैं और इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम जार को ग्राउंड पे रखो या h हाइट ऊपर रखो, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना चेंज हुआ हाइट में। जार को यहाँ रखो या यहाँ रखो, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल फोर्स का उस पर इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि ये एनर्जी को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं जब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और जब यहाँ पहुँच गया टकराने ही जस्ट वाला है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं तो हम इस मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा कोई डिस्कशन तुम्हारे सामने आने वाला भी नहीं है, बट अभी ये बात चल रही थी तो यहाँ पर बता दिया है कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ की वजह से एनर्जी है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो जब हम ये डिस्कशन सब कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो ये ध्यान रहे कि हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की ज़ीरो नहीं होती है, गैस की तो ज़ीरो नहीं होती है, और इनफैक्ट किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा ही रहती है, ठीक। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन और ये उस फोर्स से कैसे रिलेटेड होती है जिस फोर्स की वजह से ये एनर्जी अपीयर होती है। कौन से फोर्स की वजह से अपीयर होती है, जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए हैं, उनसे इस एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये हमारा आगे का डिस्कशन होगा।